नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ये शुरू करते हैं आज का सेशन। और गाज़ा सीज़ फायर एग्रीमेंट अब रेडी है। इजराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई रुकने वाली है। डिफेंस न्यूज़, कुछ एक नए शिप्स और सबमरीन्स इंडक्ट हुए हैं इंडियन नेवी में, उससे जुड़ी जानकारी देखेंगे। चाइनीज़ एग्रेशन के ऊपर एक एडिटोरियल है, उसको कवर किया जाएगा। एंड देन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात करें तो इजराइल ने कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है, उससे जुड़ी जानकारी है यहाँ पे। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन को भी थोड़ा समझा जाएगा कि बांग्लादेश में अब क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं। और साथ साथ पिछले कुछ समय से रुपी के वीक होने के कारण ये न्यूज़ में बना हुआ था। तो इन टॉपिक्स को हम लोग आज डिटेल में कवर करते हैं। तो शुरू करते हैं गाज़ा सीज़ फायर एग्रीमेंट से। अब देखिए, यूएस और हमास दोनों इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि ये एग्रीमेंट अब कंक्लूड होने वाला है। शांति की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर मैं ग्लोबल इकोनॉमी की बात करूं तो पिछले कुछ सालों से, एटलीस्ट अगर हम 5-6 साल देखें तो काफ़ी टर्मोइल चल रहा था। कभी हमारे यहाँ पे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से गड़बड़ हो जाती है, फिर कोविड आ जाता है। तो इस बीच ये थोड़ी शांति की खबर है और एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अब मेन प्रॉब्लम रह जाएगी यूक्रेन रशिया वॉर की, और वी आर होपफुल कि भी वो जो वॉर है वो भी जल्दी एंड हो जाए, ठीक है, उसके अंदर भी शांति स्थापित हो जाए, तो फिर हम लोग पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर सकेंगे। अब बात करते हैं इस गाज़ा सीज़ फायर एग्रीमेंट की। तो इजराइल ने डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश किए विद सम अरब स्टेट्स। ओके, अब देखो, ये मेन क्वेश्चन है, ये प्रीलिम्स 2023 का सवाल है। तो ये अब्राहम अकॉर्ड आपने सुना होगा, उसके अंडर जो है ये इस्टेब्लिश किया गया था, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा, आप सेकंड स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहे हैं कि अरब पीस इनिशिएटेड मीडिएटेड बाय सऊदी अरब वाज साइंड बाय अरब लीग एंड इजराइल। ओके, अब देखो, ये जो अरब पीस इनिशिएटिव है, इसकी अगर आप बात करोगे तो ये 2002 में सऊदी अरब ने ही इनिशिएट किया था। लेकिन इसके अंदर देखो क्या क्लॉ डाला गया था। इन्होंने कहा था कि इजराइल ने जो 1967 के अंदर इलाका कब्जा किया है, इजराइल उसे खाली कर देगा और शांति स्थापित हो जाएगी वगैरह। लेकिन इजराइल ने इस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट लिखी हुई है कि एग्री वाज साइंड बिटवीन इजराइल एंड अरब लीग, तो जब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। ठीक, सऊदी अरब ने जरूर इसे इनिशिएट किया था, लेकिन इस पे बात कुछ आगे बढ़ी नहीं। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आप आगे देखिए, डिफेंस न्यूज़ की बात करते हैं। तो जो मैंने बताया कि एक सबमरीन और 2 वॉरशिप कमीशन हुए हैं इंडियन नेवी के अंदर, एंड दिस इज़ अ गुड डेवलपमेंट, स्पेसिफिकली जो इंडियन ओशियन की हमारी रिक्वायरमेंट है उसको देखते हुए। ऑलरेडी हमारे पास ब्लू वाटर नेवी है, हम इसे क्लेम करते हैं। ब्लू वाटर नेवी होने का मतलब क्या होता है, पहली बात आपको समझें कि आप डीप सी में जाके ऑपरेट कर सकें, कि आप सिर्फ अपने जो शोर के आसपास वाले इलाके हैं उधर नहीं ऑपरेट करेंगे, डीप सी में जाके ऑपरेट करेंगे। वो कैपेबिलिटी हमारे पास है। तो अब आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वागशीर और आईएनएस सूरत, ये 3 एंटिटीज़ जो हैं वो इंडक्ट की गई हैं और काफ़ी अच्छा है ये। और आईएनएस नीलगिरी की बात करेंगे तो ये लीडशिप होगा, प्रोजेक्ट 17A के अंडर इसे ऐड किया गया है, ये एक फ्रिगेट है। आईएनएस वागशीर की बात करें तो ये स्कॉर्पियन क्लास, देखिए हम इससे पहले प्रोजेक्ट 75 के अंडर 5 सबमरीन ऑलरेडी बना चुके हैं। ये फ्रेंच सबमरीन है, स्कॉर्पियन सबमरीन, उसी के ही वेरिएंट्स इंडिया में बनाए जा रहे हैं। तो कलवेरी क्लास की ये सबमरीन की 6th सबमरीन थी जो हम यहाँ पे इसे इंडक्ट करने वाले हैं। एंड देन वी हैव आईएनएस सूरत। तो ये प्रोजेक्ट 15B के अंडर एक डेस्ट्रॉयर है जो हमने यहाँ पे इंडक्ट किया है। अब देखिए, ये याद रखने हैं आपको, प्रोजेक्ट 17A ये फ्रिगेट से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 75 ये सबमरीन से रिलेटेड है, प्रोजेक्ट 15B ये डिस्ट्रॉयर से रिलेटेड है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना होता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिप्स हैं। अब इसका विजन क्या होगा, देखिए मैरीटाइम फोर्स के रूप में हमें ग्रो करना है, बिल्कुल है। ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, देखिए 90% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो हमारा ट्रेड है वो सी रूट के थ्रू ही होता है, और इसीलिए इन सी लेन्स को प्रोटेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना उसके आप के लिए आपके अगेंस्ट नुकसान हो सकता है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर ये बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है कि हम ये सारे शिप्स इंडिजिनसली बना रहे हैं। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव चीज़ देगा, एक कॉन्फिडेंस देगा, और फ्यूचर के अंदर एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हम इसका एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये सारी डेवलपमेंट्स हैं। एंड टॉकिंग अबाउट दिस, देखिए ये प्रीलिम्स 2016 का सवाल है कि आईएनएस अस्त्रधारिणी पे सवाल पूछा था। तो देखो, जो मैंने आपको ये बताया कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स के जो हम ये
शिप्स यूज़ कर रहे हैं वो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ये सवाल था आईएनएस अस्त्रधारिणी है क्या। तो आईएनएस अस्त्रधारिणी इज टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। ठीक, तो ये उस समय इंडक्ट किया गया था और यूपीएससी ने सवाल पूछा था। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को याद रखना होता है, ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल की तरफ। चाइना की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी अभी भी चल रही है और उसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि पहली बात देखिए, उन्होंने लद्दाख के अंदर 2 काउंटीज गाड़े, एक तरीके से पिलर टाइप उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किए, सेइंग दैट दिस इज द चाइनीज टेरिटरी। ठीक है। दूसरी चीज आप देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा के ऊपर वो एक नया डैम बनाने वाले हैं। तो दीज आर 2 डेवलपमेंट्स। अच्छा, अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब लैंड फ्रंट के साथ साथ, लैंड फ्रंट का मतलब है धरती की लड़ाई के साथ साथ वाटर फ्रंट भी खोल दिया चाइना ने। ठीक है ना। वाटर फ्रंट कैसे खोला कि भाई डैम कंस्ट्रक्शन होगा किसके ऊपर, ब्रह्मपुत्रा के ऊपर। ओके, और ये हमारे अगेंस्ट में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है ज़रूरत पड़ने पर। सो दिस इज़ द डेवलपमेंट और काफ़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है ये। लेकिन इस चीज़ को देखते हुए इंडियन रिएक्शन आ चुका है। हमने वो जो इलीगल इन्होंने पिलर्स गाड़े थे वो हमने उसको बताया कि भाई ये हमारी सोवरेनिटी को चैलेंज कर रहा है, देख लो, क्योंकि हम अभी भी लद्दाख के अंदर जो अक्साई चीन वाला इलाका है उसे भी हम अपना मानते हैं। तो अक्साई चीन वाले इलाके को 1962 वॉर के अंदर चाइना ने अपने अंडर ले लिया था। बट दिस इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ। अब बात करते हैं ट्रांस बाउंड्री वाटर इशू को लेके। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो डेवलपमेंट है, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने के कारण जो ब्रह्मपुत्रा के वाटर की क्वालिटी थी उसके ऊपर इम्पैक्ट होना शुरू हो गया था। तो ये इम्पैक्ट होगा कि रिडक्शन ऑफ वाटर एंड सिल्ट रीचिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, बिकॉज इंडिया और बांग्लादेश जो हैं ये दोनों लोअर राइपेरियन स्टेट्स हैं। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे उसका इम्पैक्ट ज़रूर होगा ही होगा, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ वॉज पॉइंटेड आउट। दूसरा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, पानी कम होने की वजह से एग्रीकल्चर, फिशरीज, बायोडाइवर्सिटी को नुकसान होगा। दूसरी बात, फ्लड का रिस्क जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा। अभी देखिए भूकंप आया था और ये उसी एरिया के अंदर ये डैम बना रहे हैं, कल कोई डैम टूट जाता है तो इंडिया को नुकसान होगा यहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स। अब देखिए अब मेन कहानी क्या है, इंडिया का रिस्पॉन्स इस पर क्या आया। We have accelerated plans for hydro projects and reservoirs in that particular area। तो हम भी अब अरुणाचल के अंदर जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर अब हम फोकस करेंगे। आपको जितने हो सके उतने प्रोटेक्शन मेजर्स लेके आने पड़ेंगे। ठीक, दिस इज़ द आइडिया। अब ये बॉर्डर और ये एग्रेशन जो चाइनीज़ दिखा रहा है, चाइना दिखा रहा है, अब आप समझ के चलिए कि ये चीज़ बदलने वाली नहीं है। वो अरुणाचल के ऊपर, नेपाल के ऊपर, भूटान के ऊपर एक तरीके से रेगुलरली क्लेम करते रहे हैं और मैप्स नए नए इशू कर लेते हैं। तो ये सभी चैलेंजेस हैं और ये एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। अगर आप साउथ एशिया के रिस्पॉन्स की बात करें तो मैक्सिमम साउथ एशियन कंट्रीज़ का चाइना के साथ इकोनॉमिक टाइज है, तो वो बंधे हुए हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी सबके सब जो हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंडिया और भूटान, तो इन 2 के अलावा बाकी सब के सब जो हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर भी पार्ट ले रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए चैलेंज होगा। ठीक है ना। तो अब इसके अंदर इंडिया शुड लीड अ यूनिफाइड अप्रोच अगेंस्ट चाइनीज़ एक्शन, क्योंकि ये जो पानी वाली कहानी है ना, इससे तो बांग्लादेश को भी नुकसान होगा। तो ये बात समझने वाली है कि कब तक बांग्लादेश के लोग जो हैं वो चुप रहेंगे, कब तक वहाँ की सरकार चुप रहेगी कि भाई चाइना से ट्रेड हो रहा है तो हमें कुछ बोलना नहीं है। एक लिमिट होती है, तो वो लिमिट मुझे लगता है अब आ गई है। नेक्स्ट इज दिस, इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करते हैं तो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट अक्विट्स खालिदा जिया। अब ये खालिदा जिया देखिए ओपोजिशन में थी और उनको अब वो फ्री हैं एंड शी कैन कंटेस्ट इलेक्शन, वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। शी इज़ नोन टू बी प्रो पाकिस्तान, ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। तो शी इज़ नोन टू बी प्रो पाकिस्तान एंड प्रो चाइना। ठीक है, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ यू कैन से अलार्मिंग फॉर अस। तो अब क्या फ्यूचर कोर्स होगा बांग्लादेश के अंदर, तो वो हमें अभी देखना है। शी इज़ द लीडर ऑफ बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब वो इलेक्शन लड़ेंगी और 2 मेन गुट माने जाते थे, खालिदा जिया एंड शेख हसीना। पिछले कुछ सालों से शेख हसीना राज कर रही थी और वो प्रो इंडिया मानी जाती हैं, एंड शी इज़ नोन टू बी प्रो पाकिस्तान एंड चाइना। सो वी हैव टू सी हाउ डेवलपमेंट्स विल टेक प्लेस नाउ। अच्छा, अब इंडिया बांग्लादेश रिलेशन की बात करें तो तीस्ता वाटर डिस्प्यूट एक पेंडिंग डिस्प्यूट है दोनों के बीच में और ये प्रीलिम्स 2017 का सवाल है। अब देखिए इसके अंदर पहली स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्र। अरे नहीं, ब्रह्मपुत्र तो कहाँ मानसरोवर से निकल रही है, तो सेम सोर्स नहीं है। ठीक है ना। दूसरा, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन
सिक्किम एंड इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि रिवर तीस्ता फ्लो इज टू बे ऑफ बंगाल। देखो रिवर जो तीस्ता है वो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाती है, तो वो सीधा बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती है, ठीक है ना। तो ब्रह्मपुत्रा में जाके मिल जाएगी और ब्रह्मपुत्रा फिर आगे जाके गंगा के साथ मिलके फिर वो बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। अब ये जो है ये स्टेटमेंट थर्ड भी गलत हो जाती है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि तीस्ता रिवर ओरिजिनेट कहाँ होती है। पहुनरी तीस्ता गैंगस्ते ग्लेशियर के अंदर, उसके बाद ये साउथवर्ड फ्लो करती है, ठीक है। और आगे जाती है, रंगीत रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, वो हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा कि ये जो है ब्रह्मपुत्रा के अंदर मर्ज कर रही है, ठीक है ना। कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट है ये, तो वहाँ से होते हुए ये ब्रह्मपुत्रा में मर्ज हो जाती है और डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं जाती, ब्रह्मपुत्रा जाके मिल रही है। सो दैट इज समथिंग वी शुड बी नोन टू अस। अगले पे चलते हैं। ईरान एक्नॉलेजेस इजराइल्स टेम्परिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूज प्लेटफॉर्म यूजिंग द एक्सप्लोसिव्स। ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट। देखिए इजराइलीज इतनी आसानी से ईरान को ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाने देंगे। इससे पहले भी आपको एक चीज़ मालूम होगी, स्टक्सनेट करके एक साइबर अटैक किया गया था, ठीक। उस साइबर अटैक, ये 2008 की बात है जब ये रिपोर्ट हुआ था, और उसके थ्रू भी सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या काम करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखिए सेंट्रीफ्यूज किसी भी पार्टिकल को तेज तेज घुमाएंगे, ठीक है ना। पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसे बढ़ाते हैं और इसके बाद इसे जो है बॉम्बार्ड कराया जाता है ऑन द न्यूक्लियर मटेरियल। तो जिस न्यूक्लियर मटेरियल को आपको एक्टिव करना है उसके ऊपर आप इसे बॉम्बार्ड कराएंगे। जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा उसके बाद जो है आप उसे मतलब उसको क्रिटिकल उसमें ले जाके एज अ बॉम्ब यूज कर सकते हो। तो दैट इज द डेवलपमेंट, ठीक। तो अब इजराइल इसको टारगेट कर रहा है एंड दिस इज द पॉइंट दैट शुड बी नोन टू यू। वो कभी नहीं चाहेगा कि भाई ईरान जो है न्यूक्लियर पावर बन जाए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू डिस्टर्ब द बैलेंस इन दैट रीजन। सो ये न्यूज़ है। अब इसके अंदर सवाल आप देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर द 4 कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। ओके, तो इनमें से कौन से G20 के मेंबर हैं। तो G20 नॉर्मली बोला जाता है कि दीज आर द टॉप 20 यू कैन से मोस्ट इकोनॉमिकली पावरफुल नेशंस। तो यहाँ पे अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, कोरिया, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। सो ईरान की इकोनॉमी इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो इसमें आ जाए, एंड अदर देन दैट ईरानियंस के ऊपर सैंक्शंस इतने लगे थे, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग अप एन आर्ग्यूमेंट दैट दिस कैन बी दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो इसलिए इसको रूल आउट ही कर देते हैं। मेन कहानी बचा क्या, तो ये मैक्सिको अर्जेंटीना वाला जो ग्रुप है, दे आर द वन विच आर फॉर्मिंग दिस पर्टिकुलर, दे आर पार्ट ऑफ द G20। सो दैट इज समथिंग दैट शुड बी नोन टू अस। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अब रुपी जो है वो थोड़ा वीक हो रहा था, कल 13 पैसे गेन हुआ है। कहानी है करेंसी फ्लक्चुएशन की, तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई ये सवाल 2019 का देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। अगर रुपी वीक होता है, इफ रुपी इज गेटिंग वीकर, देन इट इज गोइंग टू मेक आर इम्पोर्ट्स कॉस्टलियर, ठीक। आपके इंपोर्ट्स जो हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं, और इंडिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है, ऑयल। वी आर द नेट इंपोर्टर्स ऑफ ऑयल। तो ये एक फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमें डील करनी है, ठीक है। एक सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे लिए। दूसरी चीज़ जो है, आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं वो थोड़े कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। तो हम अगर एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी बना रहे हैं, फ्रॉम दैट एंगल इफ वी सी, वीकनिंग ऑफ रुपी इज फाइन। और ये जो वीकनिंग हो रही है ना रुपी की, एकदम डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, ये ग्रेजुअल डेप्रिशिएशन है, मार्केट के अकॉर्डिंग चलता रहता है ये सब, ठीक है ना। एंड वी हैव दिस फ्लोटिंग रेट्स, सो वी आर अलाउइंग दिस थिंग टू रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये जो है ये अमाउंट, ये दिस इज समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम आवर एंगल। ओके, अब बात ऐसी है कि भाई इस सवाल को देखिए, प्रीलिम्स 2019 का सवाल। इन्होंने कहा कि करेंसी क्राइसिस के अंदर जो रिस्क हैं उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा। तो फॉरेन करेंसी जो हमारी आईटी सेक्टर से आती है, क्या वो हेल्प करेगी? बिल्कुल करती है वो हेल्प, ठीक है। दूसरा, इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर।
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके करेंसी क्राइसिस की डील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है. इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट. सरकार इंडियन रुपी में खर्च करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता इसका. तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हियर. थर्ड स्टेटमेंट कहते हैं कि रिमिटेंसेस फ्रॉम द इंडियंस अब्रॉड, यस उसका भी असर पड़ेगा. जो बाहर लोग रह रहे हैं वो इंडिया के अंदर पैसा देते हैं, उसका भी जो है असर पड़ता है. ठीक है, तो वो भी हमारी करेंसी क्राइसिस को डील करने में हेल्प आउट करता है. तो कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बी इज द आंसर एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे. तो ये था आपका आज का अखबार और ये मेजर खबरें जो हैं जो हमने कवर किए हैं. तो दैट्स इट फॉर द डे देन. थैंक यू वेरी मच.